हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम कमलेश है और मैं गुजरात के भावनगर में रहता हूँ। मेरे घर में हम 5 लोग रहते हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे अलावा मेरे 2 भाई, जिनमें मैं सबसे ज़्यादा छोटा हूँ। ये बात ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है। कुछ हफ्तों पहले ही हम सभी लोग घर में बैठकर आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे कि तभी बातों बातों में हमारी बातें थोड़ी डरावनी होती रहीं। और उसके बाद मेरे बड़े भैया ने अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट हमको बताया। एक ऐसा इंसिडेंट जो कि उनकी आंखों के सामने हुआ था। ये इंसिडेंट आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे भैया के साथ हुआ था। उस टाइम पर उनकी एज काफ़ी कम थी, इसीलिए उन्हें भूतों के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। तो दरअसल बात यह है कि हमारे घर के पहले एक बहुत ही बड़ा सा मैदान है। नॉर्मली तो वहाँ पर सभी लोग खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पर उस पूरे मैदान में बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है। और जब ये घटना घटी थी उस टाइम पर भी बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। मेरे भैया, जिसका नाम श्याम है, उन्हें वॉशरूम जाना था। घर के वॉशरूम में सीवर की कुछ प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। इसी वजह से वो थोड़ी दूर की झाड़ियों के पास जाने लगे, जो कि मैदान की साइड पर थी। वो जब थोड़ा इधर उधर देखने लगे तो उन्होंने देखा सामने घर में जो एक माता जी का सेवक रहता था, वो दरअसल अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हमारे यहाँ पर जो लोग माता जी की सेवा करते हैं उन्हें माता जी का बुआ कहा जाता है। वो उस वक्त बाहर बैठा हुआ था। उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब थोड़ी देर में उनकी नज़र फिर से उस तरफ गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आई और वो उससे ज़ोरदार एक थप्पड़ मारकर वहाँ से भागने लगी। मेरे भैया को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। और इससे भी ज़्यादा अजीब ये था कि उसी टाइम जैसे ही वो उन्हें थप्पड़ मारकर भागी, वो सेवक अंदर गया और जल्दी से एक हाथी का बड़ा सा दांत निकाल के लाया और उसे लेकर वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। ये बात मेरे भैया को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। असली डर की बात तो तब शुरू हुई जब मेरे भैया ने देखा कि वो औरत पानी के ऊपर से भाग रही थी, जबकि उसके पैर पानी के अंदर चले जाने चाहिए थे। उन्होंने देखा कि उस सेवक ने उस औरत का काफ़ी दूर तक पीछा करा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो औरत एकदम से वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वापस आ गए। फिर से वो औरत उन्हें कभी भी नहीं दिखी, लेकिन काफ़ी दिनों बाद ये बात पता चली कि उस औरत ने उसे इसीलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि किसी ने उस औरत को काला जादू करके किसी और पर भेजा था और उन्होंने उसको हटा दिया था। आज तो उन्हें मरे काफ़ी साल हो गए हैं और मैं अभी भी रात को 12 या 1 बजे के आसपास जब वॉशरूम करने जाता हूँ तो मुझे तो ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा फील नहीं होता। लेकिन आज तक भी हमारे यहाँ की जो लेडीज़ हैं, जब वो वॉशरूम करने के लिए रात में जाती हैं तो कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। और कई बार कई औरतों को अजीबोगरीब चीज़ें भी दिख जाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अंश पाठक ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम अंश है और ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे भाई के साथ घटी हुई सच्ची घटना है। ये घटना मेरे जन्म लेने से भी पहले की है। दरअसल मेरा वो चचेरा भाई बिहार में रहता है और मैं उसी की घटना बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2002 की। उस समय लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। उस समय ज़्यादातर लोग छोटी दूरी को पैदल ही तय किया करते थे। उसी वर्ष 2002 में
बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में जो खौफनाक घटना घटी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। कहा जाता था कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत संबंधी बातों पर यकीन रखते थे और ये उनका अंधविश्वास था या फिर विश्वास, हमें ये तो नहीं मालूम। पर अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद अलग और जिसने कि हर एक व्यक्ति को चिंता करने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त हैदरपुर में पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मजबूरी से बस कुएं का पानी एवं तालाब का पानी ही पिया करते थे। इसी कारण से हैदरपुर में कुएं की भरमार थी। लोग जहां से चाहते वहां से पानी ले सकते थे। पता नहीं कैसे, लेकिन हैदरपुर में एक भी चापाकल नहीं थी। गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल था जहां हैदरपुर के बच्चे खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। रास्ते में आम का एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और यह पेड़ गांव और स्कूल के एकदम बीचों बीच था। गर्मियों के दिनों में स्कूल से आने जाने वाले बच्चे अक्सर वहां उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए चले जाते थे। अचानक एक दिन से गांव में कुएं का पानी सूख गया। वो भी एक कुएं का नहीं बल्कि लगभग हर कुएं का पानी एक साथ सूख गया था। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा बौखला गए और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। आज तक इतनी गर्मी पड़ी लेकिन कभी भी ऐसा कुएं का पानी नहीं सूखा था, फिर आज ऐसा क्या हो गया है। उसी दिन गांव में एक पंचायत बैठी जिसमें गांव के लोगों ने ये बात रखी कि वो फिर से एक नया कुआं खुदवाते हैं। पर सरपंच ने एक बात कही कि अब हम और कुएं नहीं खुदवाएंगे, मैं किसी भी तरह से अब 10 से 12 चापाकल गड़वा दूंगा। कौन जानता है कि कुएं का पानी फिर से नहीं सूखेगा। इससे बेहतर है कि चापाकल लगा दिया जाए। चापाकल लगते लगते तकरीबन 1 महीना बीत गया। तब तक लोगों ने सिर्फ तालाब का पानी ही पिया और उसी से अपना काम चलाया, क्योंकि तालाब का पानी अभी नहीं सूखा था। महीनों बाद जब चापाकल गांव में लग गई तो लोगों ने राहत की सांस ली। पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, गांव वालों ने उसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर जाते थे और कुछ बच्चे आम के पेड़ से आम तोड़ने लग जाते थे। एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे उनका कुछ भी पता नहीं चला और वो एकदम से लापता हो गए। वो बच्चे जब समय से घर नहीं लौटे तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर ये लोग गए कहाँ, क्योंकि आज तक कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों को ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं दिखे। लोगों को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए सभी लोग सबसे पहले उस आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वो अब थोड़ा सा मुरझा गया था। जब गांव वालों ने पेड़ की दाहिनी तरफ देखा, वहीं पर 3 बच्चे मरे हुए पड़े थे। लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और शौक की एक लहर उन बच्चों के परिवारों में दौड़ गई। आखिर ये कैसे हो गया। बच्चों के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूद कर गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से बाकी सारे बच्चों को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब से इस पेड़ को कोई भी नहीं छुएगा। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद बाकी सारे बच्चे जब अपने स्कूल से घर लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई औरत उन्हें अपनी ओर बुला रही है। स्कूल जाने वाले एक नहीं, सारे बच्चों ने ऐसा महसूस किया। उन्हें आवाज आती थी अपने पीछे से किसी औरत के चलने की और पुकारने की भी। इस बात को जब बच्चे अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से कहे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बाद में देखा गया कि गांव में बच्चों की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी थी। उनकी पीठ पर कई सारे नाखून के खरोच से निशान लगे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि गांव के सारे बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा था। तकरीबन 2 महीने तक उस गांव के स्कूल को भी बंद कर दिया गया था। अब आप ही सोचिए कितना बड़ा खौफ रहा होगा इस बात का। सारे बच्चे अपने आप में कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते थे और ये बात उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा अजीब लगती थी।
उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से बात कर रहे हों, जिनको सिर्फ वो देख रहे हों, लेकिन हम लोग नहीं। गांव वाले समझ चुके थे कि हो ना हो ये सब उसी पेड़ की वजह से हो रहा है। सारे गांव वालों ने उस पेड़ को गिराने का फैसला किया और उसे गिराने के लिए वो लोग वहां पर चले गए। काफी ज्यादा मशक्कत के बाद लोगों ने उस पेड़ को आखिरकार गिरा ही दिया। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत सूख गया। यह देखकर गांव वालों को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने फिर यह भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफेद साड़ियां रखी हुई हैं। सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सारी सफेद साड़ियां किसकी हैं और यहाँ पर कैसे आई। और उसके बाद तुरंत ही गांव वालों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे जला दिया और साथ में उस पेड़ को भी। बाद में गांव वाले समझ चुके थे कि इस पेड़ पर प्रेत वास करता था। इस पेड़ की जड़ ही सारी कुएं तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से यह हरा भरा था, लेकिन सारा पानी खुद सूख गया था। इस घटना के बाद बच्चे की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन वहां सारे बच्चे कभी न कभी रात में उस पेड़ का सपना जरूर देखते थे। अजीब बात तो ये है कि उन बच्चों को भी वो सपने दिखाई देते हैं जो कि इस घटना के बाद पैदा हुए हैं और जिन्हें इस घटना के बारे में पता भी नहीं है। दोस्तों, अब जो अगली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये किसी और के साथ नहीं बल्कि कुछ ही दिन पहले मेरे साथ ही घटी है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या हुआ था, इसीलिए इस घटना को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इस घटना पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। दरअसल बात अभी से लगभग 3 या 4 दिन पहले की ही है। मैं दरअसल फिलहाल अपने एक रिलेटिव के घर पे आया हुआ हूँ, जहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए रुक रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर हमारा घर है उसके ठीक पीछे ही एक बड़ा सा तालाब है, जिसके आसपास रात में घूमना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो दरअसल एक शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास मैं अपने फ़ोन के साथ उसी जगह पर घूम रहा था। उस टाइम पर दरअसल मैं फ़ोन पर अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। तभी मेरी नज़र गई थोड़ी दूरी पर। दरअसल मैं एक सड़क पर घूम रहा था और उसके साइड में ही कुछ बड़े से प्लॉट थे, जहाँ पर लोग गाय के उपलों को सुखाने के लिए रखते थे। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो उन उपलों को चटाई की मदद से ढका गया था, जिसे हम लोग त्रिपाल भी कहते हैं। तो हुआ यूं कि उस टाइम पर अंधेरा तो बहुत ज़्यादा था ही, इसी वजह से वो जो त्रिपाल थे वो काफ़ी हद तक एक इंसानी शेप बना रहे थे, जिसे देखकर पहले तो मैंने बिल्कुल भी नोटिस तक नहीं करा। लेकिन परेशानी की बात तो तब हुई जब मैंने थोड़ी देर बाद फिर से उस जगह को देखा। दरअसल मैंने देखा कि त्रिपाल तो अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन उसके ठीक सामने एक सफेद रंग का साया मुझे वहां पर दिखा। अब अंधेरा इतना ज्यादा था कि उस साये को भी मैं ठीक से देख नहीं पाया था, और लेकिन मुझे पहले तो यही लग रहा था कि वो भी त्रिपाल ही है। बट फिर थोड़ी देर बाद मेरी नजर जब उस पर फिर से गई तो मैंने देखा कि वो वहां पर हिल रहा था। अब ये देखने के बाद मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा सहम जरूर गया, क्योंकि मैं उस जगह पर अकेला ही था। इसीलिए मैं उस जगह से वापस अपने घर की ओर आने लगा। घर की ओर आते आते ही रास्ते में मुझे मेरा एक भाई मिल गया। मैं फौरन उसे उस जगह पर लेकर गया जहाँ पर एक घटना हुई थी। मैंने उसे फौरन उस जगह को उसे दिखाया। उसने फोन की फ्लैशलाइट की मदद से वहां पर देखने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही त्रिपाल था। इसका मतलब जो वहां पे दूसरी चीज मैंने देखी वो त्रिपाल तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि कुछ भी और थी। अब वो आखिरकार क्या था ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आपके हिसाब से वो चीज क्या थी ये आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको उस जगह का एक दिन का वीडियो भी दिखाता हूँ जहां पे मैंने देखा था। दोस्तों, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, लेकिन बस ये जानना चाहता हूँ आपको बताकर कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर, जो कि हमें बताई है माही त्रिपाठी जी ने। आइए आगे की कहानी को जानते हैं। रानी, उठना, आज चलना है हमें। देख 6 बज गए हैं।
उठ जाना यार अब। रानी को जोर जोर से हिलाते हुए रागिनी उसे उठाने लगी। यार थोड़ी देर और सोने दे, अलसाई सी रानी बोली और अपना मुंह चद्दर से ढककर सो गई। तभी बाथरूम का गेट खुला और एक लड़की तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए आई और चुपके से आकर रानी के कान में जोर से चिल्ला दी। हड़बड़ाते हुए रानी डरते हुए उठी और उठकर बैठ गई। रागिनी और बाथरूम से निकलने वाली लड़की, जिसका नाम साक्षी था, दोनों ने एक दूसरे से हाई फाइव किया और हंसने लगी। यार रानी तू कितनी डरपोक है ना, बस इतने से तू डर जाती है। तब सोच हम जहाँ जा रहे हैं, सुना है वो जगह भूतिया इलाका है, तो तेरा वहां पर क्या होगा? साक्षी ने रानी के सर पर टपली मारते हुए कहा। मैं नहीं डरती हूँ किसी से, और यदि कोई भूत चुड़ैल मेरे सामने आ भी गया तो मैं उससे बोल दूंगी कि मेरे अंदर घुस जाए और तुम दोनों को डरा दे। रानी एकदम गुस्से से बोलकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसे जाता हुआ देखकर साक्षी और रागिनी भी हंसने लगे। ये तीनों दोस्त गर्ल्स हॉस्टल के एक ही रूम में रहती थी और अपने घर से दूर देहरादून में पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी। रानी, रागिनी और साक्षी, इन तीनों में रानी कुछ डरपोक किस्म की थी, लेकिन अक्सर ही उसके बैग में तंत्र मंत्र की किताबें मिल जाया करती थी, तो कभी भूत पिशाचों को वश में करने की। इनके बारे में कई किताबें उसके पास मिल सकती थी, और ये सब उस वक्त मिलती जब रानी को अपने घर जाना होता था। ये किताबें रानी सबसे छुपा कर खरीदती, और जब किसी को पता चल जाता तो कोई ना कोई बहाना बना देती कि ये उसके भाई, अंकल या पड़ोस के मंदिर वाले पंडित जी ने मंगवाई है। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ा ना होता था, लोगों को शक तो होगा ही। भूतों से डरने वाली रानी ये किताबें क्यों पढ़ेगी, यही सोचकर वो दोनों उससे ज्यादा सवाल भी नहीं करती थी। एग्जाम के बाद छुट्टियों में घर जाने से पहले इन तीनों और इनके साथ इनके 4 बॉयज दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया था। एक ऐसी जगह जहाँ के लोग उसे भूता कहते थे। जिज्ञासा बहुत चीजों की होती है, लेकिन जिज्ञासा अगर भूतों को जानने की हो तो खतरा बहुत अधिक हो जाता है। फिर से सातों दोस्त निकल पड़े भूता जगह की सैर करने के लिए। राघव, आशीष, सौरभ, करण, ये चारों गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अपनी खुली गाड़ी में इन तीनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ये तीनों भी तैयार होकर नीचे आईं और गाड़ी में बैठ गई, और उसके बाद सभी लोग रवाना हो गए। हंसी मजाक करते हुए वो लोग भूता कहलाने वाली घाटी की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अचानक से ही मौसम में परिवर्तन आने लगा। मई की इस भयंकर गर्मी के मौसम में इन्हें सर्दी का एहसास होने लगा था। यार ये गर्मी के मौसम में सर्दी क्यों लग रही है? मैंने रानी की एक बुक में पढ़ा था, जहाँ भूत चुड़ैलों का वास होता है ना, वहां ऐसे ही अचानक से गर्मी और ठंडी हो जाती है। रानी को घूरते हुए साक्षी ने उसे डराने के लिए कहा, चुप करना यार, क्या फालतू की बातें लेकर बैठी हुई है, ये सिर्फ खराब मौसम है और कुछ भी नहीं। आशीष ने चिढ़ते हुए साक्षी से कहा तो सब एक पल के लिए चुप हो गए। गाड़ी आगे बढ़ती गई, सब उस जगह को हैरानी से देखने लगे। बहुत खूबसूरत थी वो जगह, हरे भरे बड़े बड़े से पेड़, कुछ फूलों के कुछ फलों के। यहाँ एक अजीब बात भी थी, वो यह कि इस गर्मी के मौसम में यहाँ अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे, और तो और वहीं उसके पास ही कश्मीर में होने वाले सेब के पेड़ भी थे। इसी तरह अंगूर, पाइनएप्पल, मौसमी आदि के पेड़ भी लगे हुए थे। ये सब देखकर ये लोग बहुत खुश थे। सब कोई इन्हें निहारते हुए बस आगे बढ़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इन्हें सम्मोहित कर लिया है और अपनी ओर बुला रही है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जाते, उन्हें और भी खूबसूरत जगहें मिलती जा रही थी। स्पीड से बढ़ती गाड़ी चलते हुआ अचानक से एक झटके के साथ रुक गई और इन सभी लोगों का हिप्नोटिज्म टूट गया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? करण ने हैरानी से चारों ओर देखकर कहा। एक मिनट, ये सारे फ्रूट्स एक ही जगह कैसे? और ये सेब ये कहाँ से उगाए? गर्मी में कब से अमरूद उगने लगे यार? ये सब क्या है? करण की बात सुनकर रागिनी बोली, गाइस ये हॉन्टेड प्लेस है, तो शायद यहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल होगा। इतना कहकर वो हंसने लगी, फिर सबको देखकर बोली, गाइस क्या तुम लोग भी, मेरे घर पर भी तो अमरूद, सेब, पाइनएप्पल सबके पेड़ लगे हुए हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? तुम लोग ना एकदम पागल हो। ठीक है यार, अब यहाँ मत शुरू करो, ये बताओ अब आगे क्या करें? गाड़ी पंक्चर हो गई है, अब आगे कैसे जाएं? रात भी होने वाली है, बताओ क्या करें जल्दी से।
राघव परेशानी के साथ बोलता है। क्या गाड़ी पंक्चर हो गई? एक अजीब से डर के साथ रानी बोली। सब उसे देखकर हंसने लगे। वो गुस्सा होकर आगे की तरफ पैदल ही चलने लगी। सबने गाड़ी से अपना सामान उतारा और पैदल ही रानी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए। अचानक ही भारी गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हो गई थी और सभी लोग पूरी तरीके से भीग गए थे। साथ ही ओले भी पड़ने लगे थे, जिससे बचने के लिए सब इधर उधर कोई सेफ जगह ढूंढने लगे। तभी साक्षी को एक जगह दिखाई दी, एक 2 मंजिला बहुत बड़ा घर। दूर से देखने पर तो एकदम एक कॉटेज लग रहा था। सब भागते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे। वो एक सुनसान सा बहुत पुराना गर्ल्स हॉस्टल था। नाम था रानी देवी गर्ल्स हॉस्टल और उसके जस्ट पीछे खंडर हो रखा था एक कॉलेज। अरे वाह रानी मैम, यहाँ तो तुम्हारे नाम का हॉस्टल भी है, क्या कहना है? रागिनी ने रानी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तभी सौरभ ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फोन में देखते हुए बोला, गाइस इट्स हॉन्टेड। आज से 25 साल पहले यहाँ बहुत कुछ हुआ था। यहाँ फॉरेनर्स के बच्चे, मेरा मतलब लड़कियाँ पढ़ने आया करती थी। 25 साल पहले यहाँ एक दिन रात को बहुत तेज़ बारिश हुई। सुबह जब सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ पर आए तो वार्डन और चौकीदार गायब थे और पूरे हॉस्टल में खून ही खून बिखरा हुआ था। यहाँ लगभग 100 लड़कियाँ थी और सब की सब आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गई थी और आज तक ये राज किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो लड़कियाँ गई तो गई कहाँ। और तो और जब वहाँ पड़े खून की जांच करवाई गई तो पता चला कि ये 10 दिन पुराना है। फिर कुछ दिनों बाद वो कॉलेज एक ही रात में खुद ब खुद खंडर हो गया था। उसके बाद से यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया है। इतना कहकर सौरभ एकदम से चुप हो गया और ये सब सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। डर सबके चेहरे पर दिख रहा था। ये क्या बोल रहे हो सौरभ तुम? घबराते हुए रानी बोली। हाँ, लेकिन अभी हमारे यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब इतनी रात को हम लोग जाएंगे भी तो कहाँ? बाहर रहे तो ओले की मार या जंगली जानवरों का शिकार हो जाएंगे। चलो अंदर ही चलते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। वैसे भी मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। याद है ना लास्ट टाइम हम लोग उस हॉन्टेड बंगले पर गए थे तो क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, उल्टा वहाँ गुंडे लोगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। यहाँ भी मे भी ऐसा कुछ हो। चलो यार डरो मत, सब एक साथ ही रहना बस। कहते हुए सौरभ ने सबको समझाया और सबको ज़बरदस्ती अंदर लेकर चला गया। कांपते पैरों से सब उस हॉस्टल की तरफ बढ़े और उसका दरवाज़ा खोला। चरमराते हुए हॉस्टल का दरवाज़ा खुला, देखा तो पूरे गार्डन में एक सन्नाटा सा फैला हुआ था। एक मनहूसियत सी फैली हुई थी। ये सब देखते हुए वो धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर हॉल में पहुंच गए थे। वो दरवाज़ा लकड़ी का था और आधा जला हुआ भी। उन्होंने दरवाजे को जोर का धक्का मारा और वो दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ टूट गया। उसके गिरते ही एक बहुत बड़ा कबूतरों का झुंड फड़फड़ाते हुए बाहर की ओर निकला और एक बड़ी सी काली बिल्ली ने उन लोगों पर हमला कर दिया। बचते बचाते वो लोग अंदर की तरफ आ गए। सब ने अपने फ़ोन से लाइट्स जला ली थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े से रूम्स बने हुए थे और कई रूम्स खुले पड़े थे जहाँ पर कबूतरों, चमगादड़ों और उल्लुओं ने अपना कब्जा जमा रखा था। रूम में बहुत सारे बेड अभी भी लगाए हुए थे। ये सब देखते हुए वो लोग आगे बढ़े ही जा रहे थे। अचानक ऊपर से उनके ऊपर एक मरा हुआ कबूतर गिरा और वो सब लोग जोर से चिल्लाकर पीछे की तरफ हट गए। ऊपर देखा कि एक काली बिल्ली एक कबूतर को नोच नोच कर खा रही थी और उन सबको घूर रही थी। डर के मारे ये सब लोग जोर जोर से कांपने लगे। गाइस, यहाँ कुछ भी नहीं ठीक है, ये सब जानवर ही हैं। चलो एक अच्छा सा रूम देखते हैं और वहाँ रेस्ट कर लेते हैं, करण बोला और आगे बढ़ा। एक मोड़ के बाद उन्हें एक अच्छा सा रूम दिखाई दिया जो बाकी कमरों के मुताबिक थोड़ा बहुत साफ लग रहा था और वहाँ कोई जानवर वगैरह भी नहीं था। वो सब लोग उसी रूम में आ गए और अपने साथ लाई मोमबत्तियों और बैटरियों से चलने वाली लाइट्स को जला लिया, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। वो शायद एक छोटी लाइब्रेरी थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सी किताबें रखी हुई थी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सब आज भी एकदम सुरक्षित रखी थी। वो सब हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी साक्षी के हाथ कुछ लगा। हे गाइस, सी हियर, ये क्या है?
साक्षी अपने हाथ में रखा मिट्टी से भरा एक लकड़ी का बोर्ड दिखाते हुए बोलती है, अरे ये तो कोई ऊर्जा बोर्ड लग रहा है। कहते हुए राघव ने उससे वो बोर्ड लिया और उसकी मिट्टी साफ कर दी। उसका शक एकदम सही निकला। ये एक ऊर्जा बोर्ड था जिससे भूतों को बुलाया जाता है। साफ करने पर उस पर काले रंग से ऊर्जा बोर्ड लिखा हुआ था और उसमें दोनों तरफ यस और नो लिखा हुआ था और नीचे ए से जेड तक ABCD लिखी थी और बीच में राउंड शेप का कुछ बना था। उसके नीचे 0 से 9 तक काउंटिंग थी और सबसे नीचे लिखा था गुड बाय। अरे ये तो सच में ऊर्जा बोर्ड है। वाव, मेरी बहुत इच्छा है इसे देखने की। इससे हम भूतों को बुला सकते हैं। रागिनी एकदम चहकते हुए बोलती है। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन रानी लगातार मना करती रही। उसके मना करने के बावजूद कोई नहीं सुनता और सब ऊर्जा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठ जाते हैं। यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं, कृपया वो हमारे सामने आ जाएं। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अचानक साक्षी बोल पड़ी। साक्षी की बात सुनकर सभी एकदम जोर से हंसने लगे। अरे यहाँ कोई होगा तो आएगा ना। ये ऊर्जा बोर्ड ऐसे ही गेम खेलने के लिए बनाया जाता है और यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है। ओके। इन सबसे बोर होता हुआ आशीष बोला और रूम से बाहर चला गया। साक्षी बार बार आत्माओं को बुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार उसने बुलाना ही बंद कर दिया। सब बातें करने में लगे थे। आशीष अभी तक आया ही नहीं था बाहर से कि अचानक से ऊर्जा बोर्ड में हलचल हुई। सबका ध्यान उस तरफ गया, लेकिन वहम मानकर सब लोग फिर से अपनी बातों में लग गए। अचानक ही तेज तेज हवाएं चलने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। हवाओं के कारण मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। जैसे ही वो मोमबत्ती जलाते वो फिर से बंद हो जाती। तभी रानी को ऐसा फील हुआ कि उनके आसपास कोई है, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बात ना मानकर सब फिर से अपनी बातों में व्यस्त हो गए। तभी करण को भी महसूस हुआ कि उनके अलावा भी इस कमरे में कोई मंडरा रहा है। तब सब लोग खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। अचानक ऊर्जा बोर्ड में जोर जोर से कंपन होने लगी और एक भयंकर कंपन के साथ ऊर्जा बोर्ड 2 टुकड़ों में टूट गया और नीचे गिर गया। वहां पड़ी बैटरी की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होना शुरू हो गई थी। ये देखकर सब डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कोने में खड़े हो गए। बाहर भयंकर रूप से बिजलियां चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे। बिजलियां चमकने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक साया खड़ा था, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर सभी लोगों की गिग्गी बंद गई थी। क्यों बुलाया मुझे? क्यों? शांति से रहना चाह रही थी मैं। तुम इंसान लोग मजाक में हमें जगा देते हो। इसकी सजा मिलेगी तुम लोगों को, बड़ी भारी सजा। कहता हुआ वो साया उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन मौका पाते ही सब के सब बाहर निकल आए। लेकिन बेचारी रानी अंदर ही फंस गई। वो सब लोग दरवाजे की ओर बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन ये क्या, वो तो उल्टी डायरेक्शन में आ चुके थे। वहां से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। जैसे ही वो लोग वापस मुड़े, वैसे ही उनके सामने वही साया आकर खड़ा हो गया, बल्कि एक नहीं बहुत सारे, एक जैसे। वो सब साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे और उन सबको घेर लिया। पूरा हॉस्टल एक भयंकर चीख से गूंज उठा। तुम इंसान लोग हम भटकती रूहों को कभी भी चैन से नहीं रहने देते। इतने सालों से हमने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ इस वीरान पड़ी जगह को अपने घर में तब्दील कर लिया था, और तुम लोग यहाँ एक रात बिताने आए थे। शांति से बिताते और दूसरे दिन चले जाते, लेकिन नहीं, तुम इंसानों को तो हम रूहों को बुलाना था, हमारे आराम में खलल करनी थी। इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। क्यों ना मिले, तुम इंसानों के कारण ही आज तक हम लोग रूह बनकर भटक रहे हैं। फिर भी हमने सबको माफ कर दिया, लेकिन हमारे आराम में खलल को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हुए धीरे धीरे वो सब साए गायब हो गए। कुछ ही देर में वहां चारों तरफ मांस के लोथड़े, खून ही खून बिखरा पड़ा था और बहुत से उल्लू बिल्ली इन सबको नोचकर खा रहे थे। दूर उसी रूम के दरवाजे पर खड़ी रानी ये सब देखकर बाहर की तरफ भागी और उस भूथा गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलते के साथ ही बेहोश हो गई। दूसरे दिन रानी उसी हॉस्टल के बाहर पागल जैसी हरकतें करती हुई एक हाथ में मरा हुआ कबूतर खा रही थी और उसकी आंखें बहुत ही लाल
और डरावनी दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक मनहूसियत भरी मुस्कान दिख रही थी।